नींद क्यों रात भर नहीं आती? नींद क्यों रात भर नहीं आती है मुलायम सा ख्वाबों का सिरहाना, मुकम्मल रोशनी अंधेरा भी है, बिस्तर पर प्यार से बुलाने की तैयारी भी है। फिर नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये सवाल मैं एक साहित्यिक नज़रिए या भावनाओं के तहत नहीं पूछ रही। ये सवाल आज हम इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक रहस्य को एक उजागर करने के लिए दो हमारे बेहतरीन और हुनरमंद डॉक्टर प्रखर एंड डॉक्टर कीर्ति से इन सवालों के जवाब पूछेंगे, जो नींद के लिए तड़प रहे हैं, जिन्हें खर्राटे आते हैं, जो परेशान हैं। तो आज हमारा विषय साहित्य से रिलेटेड नहीं है, साइंस से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर कीर्ति से। डॉक्टर कीर्ति जो हैं MBBS MD DM पल्मोनरी क्रिटिकल केयर में स्लीप मेडिसिन, पल्मोनोलॉजिस्ट, एलर्जिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट, इंसोम्निया एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एंड एक्सपर्ट हैं एंड बेस्ट पेपर अवार्ड ERS 2025 में एम्स्टर्डम में सम्मानित हुई हैं। तो कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अब मैं आपको डॉक्टर प्रखर से मिलवाना चाहूँगी। डॉक्टर प्रखर अग्रवाल और कीर्ति जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और पारुल हॉस्पिटल संभालते हैं भोपाल में। और आपने बाहर से पढ़ाई की है, लेकिन आप काम अपना भोपाल में देख रहे हैं और भोपाल के लिए जो कर रहे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। डॉक्टर प्रखर ने भी MBBS MD DM पल्मोनरी क्रिटिकल केयर, स्लीप मेडिसिन, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट हैं और आपको यंग MBBS DM और MD जो है पल्मोनरी में क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन तो है ही, इसमें आपको अवार्ड मिला है क्योंकि आप सबसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड आपको मिला है। तो मुझे बहुत खुशी है आप सबसे मिलवाते हुए। जैसा कि डॉक्टर कीर्ति, मैं लेडीज़ फर्स्ट करूँगी, तो जैसे आपके इसमें लिखा हुआ है कि आप पल्मोनरी क्रिटिकल केयर, ये तो हम लोग को समझ में आता है, ये यंग उससे लंग से आपका शायद जुड़ा हुआ है, फेफड़ों से संबंधित चीज़ों से आप दोनों का ही विषय है ये। और स्लीप मेडिसिन मीन्स आप इसमें आप क्या स्लीप से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उस पर आपने एजुकेशन ली है? जी, स्लीप में जितनी नॉर्मल नींद क्या होती है, वो कितनी ज़रूरी होती है और एक नॉर्मल नींद में हमारे शरीर कैसे इम्प्रूव करता है, वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उससे रिलेटेड। और अगर ये नॉर्मल नींद पूरी ना हो तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो उन सब से जुड़ी बीमारियों के बारे में और उन सब के इलाज के बारे में हम स्लीप मेडिसिन में आप लोग पढ़ते हैं। और फिर ये जो आपका ये एक है, मैंने इसमें पढ़ा कि ये जो आप लोग आपने एलर्जिस्ट लिखा है, यानी जो एलर्जी होती है जी, वो किस टाइप से, मतलब? एलर्जी देखो हमारे शरीर के हर हिस्से में हो सकती है। तो जैसे हमारी सांस की नली है, स्किन एलर्जी है, लंग्स की एलर्जी है, तो इन सब एलर्जी से रिलेटेड हम बात करते हैं। सारी एलर्जीज देखते हैं आप लोग, तो उसमें आप देखती हैं? जी, ठीक है। अब इसके बाद सेम चीज़ जो है डॉक्टर प्रखर के साथ भी है, आपका और इनका जो है क्वालिफिकेशन सेम है? सेम है। और दोनों साथ में जो भी आपके काम रहते हैं, थोड़े से मैंने आप लोगों के वीडियोस भी देखे हैं। तो इसमें मैं अब मैं छोटे छोटे ऐसे सवाल पूछूंगी जो हम आम लोगों को नहीं पता, हम डॉक्टर के नज़रिए से बात नहीं करते। जैसे स्लीप एपनिया की बात करते हैं, स्लीप एपनिया को आप हिंदी में नहीं बोल पाएंगे। मैंने स्लीप एपनिया का निकाला है कि नींद में सांस रुकना या निद्रा श्वसन अवरोध, ये स्लीप एपनिया है। और इंसोम्निया यानी अनिद्रा, ये वाली चीज़। अब आप पहले बताएं स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम जब सांस ले रहे होते तो अचानक से सांस रुक जाती है। अच्छा। और ये सांस जब रुक जाती है तो शरीर में, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ओके। और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होती है, जिससे तो जैसे सांस रुक गई तो डेथ नहीं बोलते उसे क्या? एक्चुअली हमारे जो सिस्टम होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे श्वास को, शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। बट जब नींद में वो भी रिलैक्स होता है तो उस टाइम पे निंद्रा के समय ये जो सांस रुकती है तो अचानक से दिमाग के पास सिग्नल जाता है
कि सांस रुक रही है और अचानक से फिर एकदम जो सांस रुकने के कारण ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। इसीलिए नींद बार बार खुलती रहती है, क्योंकि हमारी सांस को पूरी तरह से दिमाग कभी रुकने नहीं देता। अच्छा। अदरवाइज तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मतलब लेकिन सांस लेना क्यों, मतलब हम भूल जाते हैं या सांस क्यों रुक जाती है? हम नहीं भूलते सांस लेना, सांस ले रहे हैं, बट जो सांस को सपोर्ट करती हैं हमारी मसल्स जी, वो रिलैक्स हो जाती हैं। और कुछ लोगों में वो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, या फिर मोटापे के कारण यहाँ पे जो नेक पे जो मोटापा आ जाता है, फैट आ जाता है, वो सांस की नली को दबा देता है। और वो जो मसल्स जो इनएक्टिव हो जाती हैं नींद में, वो उसको इतना स्टेबल तरीके से नहीं रख पाती श्वास नली को कि वो पेटेंट रहे पूरी रात भर। ओके जी। और डॉक्टर प्रखर, फिर ये इन्होंने स्लीप एपनिया बताया, आप इंसोम्निया बताइए हमें, वो क्या है? इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। तो ये अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें एक होता है स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया, यानी कि नींद आने में दिक्कत होना। जैसे कि आप बेड पे जाते हैं और आपको कितना टाइम लगता है नींद आने में, अगर आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है नींद आने में, तो मतलब आपको स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया है, नींद आने में टाइम लगता है। फिर एक दूसरे टाइप का इंसोम्निया होता है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। इसमें आपको नींद तो आ गई, बट रात में अचानक से आपकी नींद खुली, और नींद खुली फिर दोबारा नींद आने में समय लगा, तो ये होता है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। एक तीसरे प्रकार का इंसोम्निया होता है जिसे हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मतलब नींद सुबह जल्दी खुल गई, जैसे किसी को 4 या 5 बजे नींद खुल गई और फिर नींद नहीं आ रही। तो ये तीनों इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा के एक एक प्रकार है, और इनमें से कुछ भी हो, या अगर और ये 2 या 3 महीने से ज़्यादा हो रहा हो, तो मतलब ये एक बीमारी है जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं। ओ, ये जैसे मैं ऐसे जैसे बात करूं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह उठ जाते हैं, तो वो बीमारी में आएगा क्या? तो अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि नींद क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है। तो जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन है, वो कहती है कि 7 घंटे की नींद ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे हम यंग हो या हम ओल्ड एज में हो। और वो 7 घंटे की भी नींद ऐसी होनी चाहिए कि अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, मतलब टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, एक लय में होनी चाहिए। तो अगर इतनी नींद नहीं आ रही तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। अच्छा, ये नींद क्यों ज़रूरी है 7 घंटे की? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में व्यतीत करते हैं। तो अगर कोई 60 साल का है तो 20 साल तो उसने नींद ही ली है। तो ये अगर गड़बड़ हो ना, तो दिनचर्या में बहुत नुकसान पहुंचता है और बहुत सारी बीमारियों का ये कारण होता है, क्योंकि नींद के टाइम बॉडी रिलैक्स करती है, मसल और मेंटल पावर इम्प्रूव होती है, और साथ में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इसलिए हमें ये 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। अच्छा, मतलब इसका मतलब है जो लोग कम सोते हैं तो उनका इम्यून वीक होता है? एग्जैक्टली, उनका इम्यूनिटी वीक होता है, उनको कई बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं, और इसलिए हम ओल्ड एज में जनरली नींद कम हो जाती है, और हम देखते हैं उनको बीमारियां भी ज़्यादा हो जाती है। तो नींद कम होना भी एक कारण होता है उनकी बीमारियों का बढ़ना। कि जो आपका स्लीप एपनिया है डॉक्टर कीर्ति, उसको क्या साइनस से भी जुड़ा हुआ है वो? जी, क्योंकि हमारा जो सारा साइनस है उसमें क्या होता है कि पहले आप थोड़ा सा हमें साइनस के बारे में बताएं। जी, जो हमारे ढांचा है, हमारा जो फेस है, उसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें छेद होते हैं। हाँ। जहाँ पे नॉर्मली हवा जाती है। हाँ, और वो ओपन रहते हैं हमेशा, और वो जो साइनसेस हैं वो हमारे नाक में खुलते हैं, उनकी जो मेन ओपनिंग होती है, और जो हम सांस लेते हैं वो वहाँ से जाते हुए सांस हमारे नाक से अंदर जाते हुए लंग्स में आती है। अगर ये साइनस भी इन्वॉल्व होते हैं और इनका इन्फ्लामेशन होता है, तो केवल साइनस का नहीं होता, वो नेजल इन्फ्लामेशन भी होता है। और वो जो साइनस बंद होते हैं तो जो नाक के अंदर की हड्डियां होती हैं उनका साइज बढ़ने लग जाता है। ठीक है। तो जब ये साइनोसाइटिस क्रोनिक हो जाती है, जैसे एलर्जिक में होती है, एलर्जिक साइनोसाइटिस, तो ये जो नाक की हड्डी होती है वो अंदर से बढ़ने लग जाती है, और जो नाक का पैसेज होता है, एयर पैसेज, वो ब्लॉक कर देती है, और इसीलिए स्लीप एपनिया बढ़ जाता है। हाँ जी। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो आप स्लीप एपनिया ख़त्म करने के कुछ उपाय तो होंगे?
स्लीप एपनिया, पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्लीप एपनिया क्यों ख़त्म करना है, इससे नुकसान क्या होता है। तो जैसा कि डॉक्टर कीर्ति ने बताया, इस बीमारी में रात में सोते वक्त ऑक्सीजन कम पहुंचती है लंग्स में। रात में सोते वक्त सांस रुकती है और शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है। अब ऑक्सीजन हमारे सारे ऑर्गन्स को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो जब भी ऑक्सीजन कम होती है शरीर में तो क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ते हैं। अब ये क्लॉट बन के हार्ट में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है। हार्ट में गया तो ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, ब्रेन में गया तो स्ट्रोक, पैरालिसिस का कारण बन। फ्लो ऑफ ब्लड जो है स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। एंड स्लीप एपनिया में जिसमें ऑक्सीजन कम होती है तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, क्लॉट बनने की चांसेस बढ़ाता है और इसलिए ये बीमारी घातक है। तो स्लीप एपनिया में ही हार्ट अटैक होता है ज़्यादातर। जो अब हम सुनते हैं कि रात में सोते सोते हार्ट अटैक आ गया या रात में सोते सोते अतरंग या लकवा मार गया, तो स्लीप एपनिया इस चीज़ का प्रमुख कारण है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ ड्यूरिंग स्लीप। तो इसलिए हमें स्लीप एपनिया अगर है तो इसको ठीक करना है। तो फिर इसकी हम लोग क्या कहते हैं, क्या इसकी जांच कैसे होती है डॉक्टर कीर्ति? इसकी जांच के लिए सबसे पहले अपने एक स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि स्लीप अच्छा, हमारे यहाँ स्लीप स्पेशलिस्ट कोई नहीं जानता, जी तो जी आप लोग स्लीप स्पेशलिस्ट ही जाने जाते हैं, ठीक है? जी जी तो स्लीप स्पेशलिस्ट से हम मिलें तो उन्हें हम बताएं कि हमें नींद नहीं आती। लोग हंसते हैं इस बात पे कि नींद नहीं आती, इसके लिए डॉक्टर के पास गए। तो इसके लिए कुछ स्पेशल जांच होती है? जी, इसके लिए, क्योंकि स्लीप एपनिया कभी अकेला नहीं होता। Okay. इसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अपने आप आके जुड़ जाती हैं, जैसे बीपी का बढ़ना है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया हार्ट अटैक आना बार बार। तो एक बार हार्ट अटैक नहीं आता, रिकरेंट हार्ट अटैक्स आते रहते हैं। ओके। और इसी तरह रिकरेंट पैरालिसिस होते हैं। बीपी भी, जब 2 से ज़्यादा दवाइयाँ ज़रूरत पड़ रही है बीपी कंट्रोल करने के लिए, या फिर रात में बार बार पेशाब जाने की जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो ये सब चीज़ें भी हमें देखना पड़ रहा है। और साथ में शुगर बढ़ जाती है। तो ये स्लीप की जो कॉम्प्लिकेशन होती है एक नॉर्मल स्लीप ना आने के कारण, वो सारी कॉम्प्लिकेशन इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम सिर्फ स्लीप नहीं देखते, वो हम सारी कॉम्प्लिकेशन साथ में देखते हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर हमें उनकी स्लीप स्टडी करनी पड़ती है, या फिर स्लीप की कारण, जैसे दिन में अधिकतर ज़्यादातर नींद आती है, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हो पाती तो दिन भर सोते रहते हैं और बार बार एक्सीडेंट तक होने के चांसेस हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा स्लीप आती है। तो इसलिए हम उनकी फिर स्लीप की जांच करते हैं। स्लीप की जांच के लिए हम एक अच्छा एसी रूम होता है जहाँ अच्छे से नींद आ सके, अपने घर जैसा कमरा हो, ऐसा कमरा रहता है। वहाँ पे कुछ दिमाग की जांच के लिए जो लीड्स होती है, हम उसे ईईजी लीड बोलते हैं। वो ईईजी लीड्स हम लगाते हैं। सांस की जांच होती है, वहाँ पे सांस की लीड्स होती हैं, और चेस्ट की बेल्ट्स होती हैं और एब्डोमेन बेल्ट होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि श्वास हो रही है या नहीं। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूलती है और कम होती है, तो वो हम नापते हैं बेसिकली। तो वो उसके लिए एडमिट होना पड़ता है? जी, एडमिट होना पड़ता है। और ये बहुत ही आरामदायक चीज़ होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या कुछ नहीं, ऐसा कोई डर की बात नहीं होती। एक नॉर्मल जांच होती है, जैसे हम दिल की जांच ईसीजी करते हैं वैसे ही होती है। नहीं, तो ये आप उसको एडमिट कितने समय तक रखते हैं? जितनी देर तक नींद आती है उतनी देर तक एडमिट रहना पड़ता है। और फिर आप ऐसे ब्रेन मैपिंग करते हैं क्या? ये एक तरह की ब्रेन मैपिंग कह सकते हैं। ओके, हाँ जी। हाँ, तो ये इसमें आप बताएं डॉक्टर प्रखर, क्या हमने इसमें बहुत सुना कि इस चीज़ में, हालांकि आप आउट ऑफ द वे है, लेकिन पर मैं फिर भी कहूँगी कि पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी सी लड़ाई है एलोपैथी आयुर्वेदिक इसकी। तो आयुर्वेद में इसका इलाज है क्या? बहुत माना जाता है। अब आपने शुरुआत ही ये किया था कि आज हम वैज्ञानिक बातें करेंगे, तो हम वैज्ञानिक बातें करते हैं। इसका इलाज आयुर्वेदिक और होम्योपैथी जो क्लेम करते हैं वो कोई भी रिसर्च प्रूवन नहीं है। जो हम लोग कहते हैं वो रिसर्च प्रूवन इलाज है। एक बात ज़रूर है कि इसका मेन कारण मोटापा होता है। इस बीमारी का मोटे लोग को ज़्यादा होता है बीमारी। तो अगर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो आयुर्वेदिक वगैरह में, अब एलोपैथी में भी आ गई हैं, जिससे वज़न कम होता है, तो उससे डेफिनेटली ये बीमारी कम होती है। मगर ये जो दवाइयाँ होता है इनका भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स अभी नहीं पता किसी को। तो ये दवाई लेना या नहीं लेना ये डॉक्टर से पूछ के ही आगे डिसाइड करना होता है। दूसरा ये है कि दवाई से एकदम तुरंत इलाज नहीं होता।
इस बीमारी में ऑक्सीजन कम हो रही है तो रोज़ रात को सोते वक्त ऑक्सीजन कम होती है। अगर हमने बीमारी पहचान ली तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम दवाई से वेट करें कि कब ये बीमारी ख़त्म हो, क्योंकि रोज़ रात को रिस्क बढ़ रहा है। जब हमने पहचान ली बीमारी तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जिससे इसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गए, कुछ परमानेंट कॉम्प्लिकेशन हो गए तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके तो ये जो स्लीप एपनिया है उसमें आपने मेन ये बताया कि अपन कभी कभी ऑक्सीजन की वो हो जाती है, तो क्या कुछ आपने ऐसे पेशेंट्स भी देखे जिनको आपको रात भर ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है? इसमें जो मेन कारण क्या है स्लीप एपनिया का, कि सांस की नली बंद है। अगर हम नली खोल देते हैं मशीन से तो वो फिर ऑक्सीजन भी अपने आप करेक्ट हो जाती है। तो यूजुअली 90% जो पेशेंट होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कुछ पेशेंट में जिनमें कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है हार्ट की या लंग की, तो उनके अंदर अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम कुछ प्रतिशत पेशेंट में ऑक्सीजन देते हैं, अदरवाइज ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसको ही थोड़ा विस्तार में बताऊंगा कि जैसा कि हमने तब से हम बात कर रहे हैं कि स्लीप एपनिया में रात में सोते वक्त सांस की नली बंद होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और दिक्कतें होती हैं। तो इसका इलाज भी ऐसे ही होता है, सांस की नली खोलना होता है इसका इलाज। तो कैसे खोलते हैं हम सांस की नली? सांस की नली खोलने के लिए एक मशीन आती है जिसको कहते हैं CPAP मशीन, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये मशीन बहुत सिंपल सी मशीन है, छोटी सी मशीन रहती है। इसका काम ऑक्सीजन देना नहीं है, इसका काम है एक प्रेशर देना। देखिए हम ऑक्सीजन देंगे तो यहाँ पे सांस की नली तो गले के लेवल पे बंद हो रही है, तो ऑक्सीजन तो देंगे तो ऑक्सीजन तो गले के लेवल पे रुक जाएगी। तो ये जो मशीन है ये यहीं की एटमॉस्फेयर की हवा एक प्रेशर से फेंकती है, तो जो सांस की नली बंद हो रही है उसे वो प्रेशर से खोल देती है। तो रात में सोते वक्त सांस की नली बंद नहीं होने देती, तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान बना रहता है, ऑक्सीजन लेवल फॉल नहीं होता और ये दिक्कत नहीं होती। ओके तो ये वाली चीज़ आपकी ये हो गई। क्या इसमें डॉक्टर कीर्ति आप बताएंगे कि महिलाओं और पुरुषों का कुछ इसमें रेशो कुछ अलग है क्या? हाँ, क्योंकि जो महिलाओं में जो होता है मीनोपॉज से पहले और बाद में बहुत फ़र्क रहता है। जैसे जो प्री मीनोपॉजल महिलाएं होती हैं उनके अंदर हार्मोन्स जो होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जी वो हमारी सांस की नलियों को खुला रखते हैं। लेकिन जैसे ही 45 के अराउंड मीनोपॉज शुरू होता है, हाँ इन्हीं हार्मोन्स के लेवल गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि सांस की नलियां और ज्यादा बंद होना स्टार्ट हो जाती है। ओके तो तभी वो कहते हैं घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, जो होता है अचानक से जो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं 45 के बाद महिलाओं में, तो उसका एक कारण ये भी है। अच्छा, और वेट भी इसीलिए गेन होता है उनका, महिलाओं का। और महिलाओं मतलब का। पुरुष और महिलाओं में से प्रखर जी आप ये बताएं कि पुरुष महिला में से किसको ज्यादा? तो मीनोपॉज के पहले पुरुषों को ज़्यादा रिस्क होता है इस बीमारी का, मीनोपॉज के बाद महिलाओं को ज़्यादा रिस्क होता है इस बीमारी का। और एक और चीज़ जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनका पेट में फैट ज़्यादा होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल ओबेसिटी या आम भाषा में तोंद निकली हुई है ये कहते हैं। तो ये भी इस बीमारी को बढ़ाता है। अगर वेट ज़्यादा ना हो मगर आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा है तो वो भी रिस्क बढ़ाता है एक स्लीप एपनिया का। मतलब आपका मेन ये है कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो पहले आप अपना फैट घटाएं। जी ठीक है ना। अच्छा अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ रहे हैं जिसमें महिलाएं बहुत परेशान रह रही हैं। आजकल तो घरों में ये देखा गया है कि 2 बेडरूम बन रहे हैं, तो ये जो है अब आप दोनों इस चीज़ को दोनों जन बताएं कि मुझे कि ये खर्राटे का क्या चक्कर है, स्नोरिंग का, जिसको शायद कुछ और वर्ड भी बोलते हैं आपके टेक्निकल भाषा में, जो भी होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये बीमारी ही है ना। क्या खर्राटे। है कि खर्राटे क्यों आते, कोई भी साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई रुकावट होती है तो वहां से एक आवाज आती है। तो वैसे ही हमारी सांस की जब नली बंद होती है तो जो आवाज आती है उसको खर्राटे कहते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से आवाज आ रही है। तो जब सांस की नली बंद होती है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसके कारण खर्राटे आते हैं। तो उससे खर्राटे आए तो उसमें कोई मतलब खतरे की बात है क्या? हाँ जी, क्योंकि उससे एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ अंदर सांस की नली बंद हो रही है, जिसकी वजह से खर्राटे आ रहे हैं। तो इसमें क्या मैंने ऐसा सुना है कि कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। हाँ जी, क्योंकि सांस की नली बंद है, अगर वो कई देर तक अगर बंद रहे तो उससे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और हार्ट पे और ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो
धीरे 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 करके वो एक क्रॉनिक प्रोसेस बन जाता है और सडन कार्डिक डेथ का कारण भी बन जाता है। तो डॉक्टर प्रखर मुझे ये बताइए कि इसमें जो खर्राटे वाली चीज़ है, इसमें ऐसे लोग कभी कुछ लगाने को बोल देते हैं, करने को बोलते हैं, ये कोई उपचार है क्या? हमें समझना है कि यहाँ पे ब्लॉकेज कहाँ पे है, सांस की नली कहाँ पे रुक रही है। तो जैसा कि मैंने बताया गले के लेवल पे रुक रही है। हम नाक में कोई डिवाइस लगा रहे हैं, कुछ भी क्लिप लगा लें या मुंह में कुछ रख लें तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं पड़ेगा। जिनको अच्छा, खर्राटे भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हल्के खर्राटे, एक होते हैं तेज़ खर्राटे। तो हल्के खर्राटों में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है इनसे, पर प्रॉब्लम होता है तेज़ खर्राटे। तेज़ खर्राटे हम कब कहते हैं कि जब रूम के बाहर तक आवाज़ आ रही हो, तो ये स्लीप एपनिया का लक्षण नहीं होते हैं। खर्राटे खर्राटे आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है ना। तो ये हम कुछ भी नोज़ में क्लिप लगा लें या कुछ भी और लगा लें जो आजकल अमेज़ॉन वगैरह पे इतना मिलता है, या पिलो आते हैं कुछ, वो दिखाते हैं कि ये पिलो में सोएंगे तो खर्राटे नहीं आएंगे, बट इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और इससे ब्लॉकेज नहीं रिलीफ होता और खर्राटों का जो कारण है वो नहीं ठीक होता। अच्छा, ये जो सारी चीज़ है, इसमें मैं एक चीज़ और करना चाहती हूँ, जो जो आजकल सबसे कॉमन चीज़ हो रही है, एसिडिटी और फूड रिफ्लक्स, ये भी इससे कुछ रिलेशन है क्या? हाँ जी। एसिडिटी और फूड रिफ्लक्स होता है जो, तो जब भी सांस की नली ब्लॉक होती है रात में सोते वक्त, तो ब्रेन तो चाह रहा है कि हम सांस लें, तो हम अपनी छाती फुलाते हैं या पेट फुलाते हैं सांस लेने के लिए, बट यहाँ पे ब्लॉकेज है इसलिए हवा अंदर नहीं आती। तो जब भी हम छाती या पेट फुलाते हैं तो प्रेशर चेंजेस होते हैं पेट में, तो प्रेशर चेंजेस के कारण एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है, क्योंकि पेट में प्रेशर ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगा, तो इसके कारण स्लीप एपनिया एसिड रिफ्लक्स का रिस्क बढ़ाता है। ओके। अब जैसे किसी लोग की तो मैंने देखा काफ़ी लंबे समय तक ही नाक बंद रहती है, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुंह खोल के सांस मत लो, तो फिर वो क्या करें? जब नाक बंद रहती है तो लोग सोचते हैं कि मुंह से सांस ले लें, क्योंकि सांस तो लेनी पड़ती है, पर उससे क्या होता है, धीरे धीरे मुंह का स्ट्रक्चर ही चेंज होने लग जाता है। अच्छा, जो हमारा मुंह में जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, वो और ज्यादा कर्व्ड होने लग जाता है। तो अच्छा, उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, वो धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। अच्छा, जी। और मुंह से सांस लेने से हम कई सारे जो नोज हमारे जो काम करते हैं, जब भी हवा अंदर जाती है तो जो नाक में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हवा को जो फिल्टर करते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो फिल्ट्रेशन नहीं होता, तो इससे इन्फेक्शन के भी रिस्क बढ़ते हैं। ओके। तो मुंह से यानी सांस मतलब लेने अगर में। आपको नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप मुंह से ले रहे हैं, तो वो पेशेंट्स भी आप लोग के पास, आपके पास आए। जी जी। ठीक है, तो ऐसे, और बच्चों के साथ हमेशा होता है ऐसा, तो उनके लिए फिर कैसे? बच्चों में जनरली टॉन्सिल्स एक कारण होता है, टॉन्सिल्स बहुत कॉमन है बच्चों में होना, और उनका भी टॉन्सिल्स का भी एक कारण है एलर्जिक प्रॉब्लम। तो या तो हम एलर्जिक प्रॉब्लम को ठीक करें और मेडिसिन वगैरह दें जिससे टॉन्सिल्स ठीक हो जाए, बट टॉन्सिल्स अगर नहीं ठीक होते इनसे तो उनका रिमूवल इस चीज़ को ठीक करता है। ओके, तो ये मतलब इसके लिए, अच्छा मैं एक बात और जानना चाह रही थी कि क्या पर्टिकुलर नॉर्मल जनरल मतलब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, क्या खान पान का भी कुछ असर होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम अगर अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं तो कम ओबेसिटी होती है, क्योंकि ये बीमारी एक मोटापे की बीमारी होती है। तो जितना जो भी खाना हमारा मोटापा बढ़ाते हैं, तला हुआ है, जिसमें शुगर्स ज्यादा होते हैं, हाँ। मीठा, आजकल इंडिया में तो अपने है ही कि मिठाई मीठा ज्यादा का खाते हैं, ज़्यादा कोई भी खाते हैं, त्योहार है, हाँ, कुछ हाँ। भी है, मिठाई खाते हैं। हाँ, बट ये मिठाई से हमारा जो होता है पेट ज्यादा बढ़ता है, तो ओके। उसकी वजह से ये और ज्यादा बीमारी बढ़ती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि क्या फूड का टाइमिंग्स भी असर करता है स्लीप पे? जी, टाइमिंग का भी असर होता है, क्योंकि जो हमारा भूख लगना है, खाना खाना है और उसको खाने को पचाने का जो है, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी होती हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो निकलता है, जो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो नॉर्मली जो ये इंसुलिन स्पाइक होती है हर 4 घंटे में आती है खाना खाने के बाद। ओके, अगर हम उस स्पाइक के बाद खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है। लेकिन हम हर 2 घंटे में, आधे घंटे में कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली इंसुलिन हाई लेवल पे रहता है और उसकी बहुत सारे फिर नुकसान होते हैं। अच्छा, फिर वही शुगर वगैरह ये सब जी ऐसा हो जी, जाता है। वो एक से बाद दूसरी बीमारियों को बीमारी हो पनपते जाती हैं। अच्छा, मैं अब एक सवाल और पूछना चाहती हूँ जो बहुत कॉमन है, और आज की जनरेशन को भी आपकी, और हम मतलब ओल्डीज को तो देखो होता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये 3 चीज़ें हैं जो आजकल सब पे हावी हैं। तो मेरे ख्याल से ओवर थिंकिंग तो यंग जनरेशन में भी है, स्ट्रेस भी है, तो
तो क्या ये सब कारण तो हैं ही? शायद मेरे ख्याल से तो ये सब कारण स्लीप एपनिया, नींद नहीं आने में ये सब शामिल है। तो ये कैसे आजकल क्यों ये कारण बढ़ गए हैं, उसका रीज़न है कि आजकल रील्स वगैरह बहुत चलती हैं। तो मोबाइल खोल के हम रील देखते हैं, एक रील देखी फिर दूसरी रील देखी। अब रील में क्या होता है, रील बहुत कम टाइम में वो आपका इंटरेस्ट उजागर करती है। तो इसमें होता क्या है, बॉडी में, ब्रेन में क्या होता है, इसमें ब्रेन में डोपामीन सिक्रीट होता है। डोपामीन एक्साइटमेंट में सिक्रीट होता है, तो डोपामीन सिक्रीट होता है तो हम एक और देखते हैं तो और डोपामीन होता है। तो ये ब्रेन ना एडिक्ट हो जाता है डोपामीन का, और डोपामीन, अब उनको और डोपामीन चाहिए, तो इसके बाद नींद नहीं आती, क्योंकि आप अगर अलर्ट रहोगे, अवेक रहोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है डोपामीन सर्च का, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि आपको फिर बिना वो देखे नींद नहीं आएगी। वो लिखते हैं हम तो रील देख देख के ही सोते हैं, बट वो गलत है, क्योंकि आपका ब्रेन वैसे ट्रेन हो गया है। तो वो इतना सारा फालतू का इन्फॉर्मेशन आप उसे फीड कर रहे हो और उसे एक सर्ज मिल रहा है, बट दैट सर्ज इज नॉट राइट, बिकॉज जितना ज़्यादा एक्साइटेशन वाला हार्मोन सिक्रीट होगा ना, उतना ज़्यादा डिप्रेशन वाला हार्मोन भी सिक्रीट होगा। तो उनको फिर ये एंजाइटी, स्ट्रेस इश्यूज भी बढ़ेंगे, प्लस उनकी नींद हैम्पर होगी, क्योंकि आज 3 रील देख के नींद आई, कल 6 रील देख के आएगी, परसों 9 रील देख के आएगी, और वो बढ़ता ही रहेगा और नींद का शेड्यूल पूरा बिगड़ जाएगा। मेरे ख्याल से ये रोग तो सब, मतलब सभी लोग लगा के बैठे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी आजकल मैं देखती हूँ पार्क में बैठे रहते हैं और रील स्क्रॉल करते रहते हैं। इस वाली बात को तो सभी लोग को ध्यान रखना होगा। दूसरा ये भी है कि जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें ब्लू लाइट होती है। हाँ जी, हाँ। तो ब्लू लाइट की वजह से भी क्या होता है, जो हमारे नींद के लिए जो हार्मोन जरूरी होते हैं मेलाटोनिन, वो रिलीज नहीं हो पाता, तो इसलिए नींद आती भी नहीं है। मेलाटोनिन जो है वो स्लीप के लिए वो होता है। स्लीप के लिए होता है। जैसे ही अंधेरा होता है, हमारी बॉडी साइकिल क्या है कि वो पूरी एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी है। हाँ जी। तो जैसे ही अंधेरा होता है तो हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है कि मेलाटोनिन रिलीज होता है, रिलीज करें। और वो जब मेलाटोनिन निकलता है तो नींद आ जाती है। जैसे ही सुबह रोशनी आती है तो तो वो डिक्रीज हो जाता है और हमारे सिंपैथेटिक हार्मोन रिलीज हो जाते नहीं हैं। तो अपन ऐसा भी तो जी। मतलब चीट कर सकते हैं, जैसे अब जो फ्लाइट में जाते हैं और मतलब जो ये रहते हैं अपने जो प्लेन चलाते हैं या ट्रेन चलाते हैं, ये लोग सब रात रात भर जगते हैं, जो ये नाइट ड्यूटी करते हैं। तो इन लोगों को फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना साइकिल ऐसे कर लेते हैं, क्या अगर पूरा हम मेलाटोनिन के लिए पूरा ये जगह दे के हम अंधेरा कर ले, दिन में भी ये सब कर ले, तो क्या ये ठीक है? नॉर्मली क्या होती है, जो हमारी बॉडी की जो रिदम होती है, हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, हाँ। वो हर 24 आवर पे सेट है कि इतने बजे ये हार्मोन रिलीज होता है और ये होता है, ये डे स्टिमुलस में रिलीज होता है, ये नाइट के स्टिमुलस में। तो वो रिदम पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। ऐसा कर तो लेते हैं, पर धीरे धीरे वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, जैसा कि आपने बोला ना फ्लाइट वालों के, कि हमने नाइट में ड्राइव, नाइट में अगर वो प्लेन उड़ाया और फिर, तो इनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि फ्लाइट उड़ाने से पहले इतने टाइम का स्लीप ज़रूरी है, अल्कोहल इंटेक नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज स्लीप डिस्टर्बेंस ना हो। स्लीप अच्छी होगी तभी वो फ्लाइट अच्छे से करेंगे। स्लीप अच्छी नहीं होगी तो फ्लाइट चलाते वक्त नींद आएगी, या ट्रेन की बात हो गई, लोकोमोटिव ड्राइवर्स हो गए, तो उनको एडिक्वेट टाइम मिलता है सोने के लिए, अपना सर्काडियन रिदम ठीक करने के लिए। तो नाइट के बाद उनको ऑफ ऐसे दिया जाता है कि वापस वो प्रॉपर साइकिल में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रात की नींद नहीं ठीक रहेगी तो दिन में आपको नींद आएगी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो लोग ज़्यादा ढंग से नहीं सोते, कम सोते हैं और प्रॉब्लम में रहते हैं, पर कुछ लोग मैंने देखा वो 3-4 घंटे सोते हैं। जैसे अब यही बात कह लें कि हमारे मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री, वो काफ़ी कम सोते हैं, ये बात चलती है, तो लेकिन वो फ्रेश रहते हैं, या वो लोग फ्रेश रहते हैं, तो फिर उनके लिए क्या ये ठीक है? क्या उससे कोई एंजाइटी, स्ट्रेस या ये नहीं होता? ऐसा है कि हमारी नींद की स्टेजेस रहती हैं कुछ, लाइट स्लीप और डीप स्लीप। तो हर 2 घंटे में डीप स्लीप का आधे घंटे का स्टेज आता है, उसे हम रेम स्लीप कहते हैं। रेम स्लीप वो स्लीप होती है जिसमें हम सपने देखते हैं, है ना, और वो सबसे गहरी नींद होती है, और उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। तो मेंटल रिस्टोरेशन होता है, आपकी मेमोरी शार्पन होती है। दूसरा, आपकी बॉडी भी, मसल्स भी सबसे ज़्यादा उसमें रेस्ट करती हैं। तो वो एक नाइट की स्लीप में एटलीस्ट 3 से 4 बार रेम स्लीप आनी चाहिए। अब वो हर 2 घंटे में आती है। अगर कोई 3-4 घंटे में उठ रहा है तो उसकी रेम स्लीप कम आ रही है, तो लॉन्ग टर्म में ये ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो लोग मतलब कम सोते हैं वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका एक और कारण है
कि ये जो नींद है ना, नींद एक जैसे हमारा किडनी क्या काम करता है, किडनी जो हार्मफुल पदार्थ हैं बॉडी के वो फिल्टर आउट करता है और उनको यूरिन से बाहर निकालता है, ऐसे ही नींद में कुछ बॉडी के हार्मफुल पदार्थ निकलते हैं बॉडी के बाहर, तो उसको अगर उतना टाइम मिलेगा तभी वो निकाल पाएंगे। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, टाउ प्रोटीन्स होते हैं, जी प्रोटीन्स होते हैं, जो एक ब्रेन का लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसे जी लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब वो चीज़ें अगर नहीं निकलेंगे बाहर तो ब्रेन में अकुमुलेट होंगे वो हार्मफुल पदार्थ, और ये आगे चल के अल्जाइमर्स और पार्किंसन इनका रिस्क बढ़ाते हैं। यस, मैं आपसे यही बात बस अब पूछने जा रही थी कीर्ति, डॉक्टर कीर्ति आप बताएं कि ये जो भूलने की बीमारी, मैं डिमेंशिया अल्जाइमर्स की जी, बात जी। कर रही हूँ, इसका स्लीप से कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल, इसीलिए ये बीमारी जैसे जैसे एजिंग होती है आफ्टर 60 ये क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारी नींद कम हो जाती है और ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं ये ब्रेन से निकल नहीं पाते और ब्रेन में ही जो हमारे नर्व्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छा। सारी बीमारी एजिंग के साथ जुड़ी हैं और जिन लोगों के अंदर स्लीप प्रॉपर नहीं होती वो यंग जनरेशन में भी ये बीमारी स्टार्ट हो जाती मतलब है। डिमेंशिया वगैरह आजकल यंग में भी हो रहा है? यंग में कॉमन हो गया है, क्योंकि जो लोग अच्छे से सो नहीं रहे हैं तो उनके अंदर पहले ही स्टार्ट हो गया है। अच्छा, जैसे एक जनरल बात, जैसे हम मतलब मेनोपॉज के बाद महिलाओं में मोस्टली देखा गया है, और वैसे ऐसा भी अभी मैं देख रही हूँ 60+ के बाद हम हर चीज़ भूलने लग रहे हैं। चाबी कहाँ रखी, मोबाइल कहाँ रखा, ये रखा, ये तो आज की यंग जनरेशन भी भूल रही है। ये भी स्लीप से रिलेटेड है? सब कुछ स्लीप से रिलेटेड होता है, Oh क्योंकि my हमारी God. मेमोरी है वो स्लीप में ही रिटेन होती है। तो आप, अच्छा एक बात मुझे बताओ प्रखर, आप बताएं कि क्या ऐसी कोई ऐसे, मतलब अगर हम मेडिसिन ना लें, जैसे सब कहते हैं नींद की गोलियां लेना बहुत ख़राब बात है, ठीक है, तो क्या नींद की गोली ही एकमात्र ऑप्शन है, या कोई हम अपनी नेचुरल लाइफ में लाइफस्टाइल बदल के कुछ कर सकते हैं? तो हमें देखना है कि नींद क्यों डिस्टर्ब्ड है। अगर किसी की स्लीप गड़बड़ है तो वो कारण क्या है उसका। अगर स्लीप एपनिया कारण है तो उसे ट्रीट करना चाहिए। अगर और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोग को पैर दर्द करते हैं रात में बेड पे जाने में, आयरन की कमी होती है, तो वो ठीक करना है। और हमें अगर कुछ भी नहीं है, कोई मेडिकल कारण नहीं है, तो नींद की पिल्स इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि वो एडिक्टिव होती है, हैबिट फॉर्मिंग होती है, और एक टाइम बाद आज हम 0.25 mg ले रहे हैं, कल को 0.25 काम नहीं करेगी, 0.5 पे जाना पड़ेगा और डोज बढ़ता रहता है। और कोई भी एवरी मेडिसिन कम्स एट अ कॉस्ट। कुछ भी मेडिसिन के लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं अगर लॉन्ग टर्म में लिया जाए, तो इसलिए वो अच्छी नहीं होती। नहीं, पर आप लोग जैसे कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कई बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मैं बहुत कम सोती हूँ लेकिन मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे कम सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम सोने की वजह से मेरी और चीज़ों में तो प्रॉब्लम बढ़ गई, तो मैं उन चीज़ों का इलाज कराती हूँ तो डॉक्टर सोचते हैं, मेरे फिजिशियन सोचते हैं कि मुझे ना कुछ समय के लिए नींद की गोली ले लेनी चाहिए, तो ये ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? तो दवाइयाँ लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। अगर दवाइयाँ लेने पड़े तो कुछ टाइम के लिए ही लेना चाहिए, और इसके साथ बाकी मेजर्स होते हैं जो हम कर सकते हैं जिससे नींद इम्प्रूव होती है और दवाइयों की ज़रूरत कम होती है। तो इन मेजर्स को हम स्लीप हाइजीन करके कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें ये आता है, पहली चीज़ तो एक रेगुलर टाइम होना चाहिए सोने का और उठने का। बेड पे जाने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। सोने के आधे 1 घंटे पहले मोबाइल फ़ोन या टीवी नहीं देखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब वही है कि हमें थोड़ा कॉन्शियसली इसको फॉलो करना चाहिए। हम बुक पढ़ सकते हैं ना। सोने का एनवायरनमेंट एकदम ऐसा होना चाहिए कि वो ब्रेन के नींद के हार्मोन्स स्टिमुलेट करे। तो रूम एकदम डार्क होना चाहिए, साउंडलेस होना चाहिए, कोई ऐसे शोर वगैरह नहीं होना चाहिए जो एकदम से जगाए। करें, कई लोग क्या है वो ईयर प्लग लगा के भजन सुनते हुए या चैंट सुनते हुए सोते हैं, क्या ऐसा सही है? वो ठीक है अगर उनको वो काम कर रहा है। बेसिकली आप जितना काम होगे उतनी जल्दी आपको नींद आएगी। सो उससे अगर आपको पीस मिल रहा है तो दैट इज़ ओके, है ना। बट जहाँ आप आंखें खोल के देखोगे, कुछ टीवी देखा या मोबाइल फ़ोन देखा, तो वहाँ आपके स्लीप हार्मोन्स कम हो जाएंगे, वहाँ अलर्टनेस वाले हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हम कहते हैं कि बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। बेड पे जाके आपको खाना नहीं है, बेड पे टीवी नहीं देखना। ब्रेन को पता चलना चाहिए कि बेड सिर्फ सोने के लिए है। तो अगर आपको टीवी देखना भी है तो साइड में एक चेयर लगा लें, उसमें बैठ के आप टीवी देख लें, और जब नींद आने लगे तब बेड पे जाएं टीवी बंद करके, जिससे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए कि अब बेड पे गए हैं तो अब नींद ही आना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्लीप हाइजीन की जो हम कहते हैं
वो हेल्प करती है। और ये बहुत मतलब काफ़ी लोग का दवाइयों का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है अगर ये चीज़ें वो प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा डॉक्टर कीर्ति, मेरे को ये बताइए आप, जैसे हर दूसरे व्यक्ति को देखती हूँ मैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यंग की बात कर रही हूँ मैं, ओल्ड एज को भी देख रही हूँ। सबको कन्वीनियंट रहता है, फ्लाइट में आजकल कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ट्रेन में भी सब अपना ईयर प्लग हेडफोन लगा के अपना सुनते रहते हैं, सब करते रहते हैं। क्या ये सही तरीका है? नहीं, मैं इसको सही तरीका नहीं मानती, क्योंकि आइसोलेशन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है स्लीप के लिए। लोग आइसोलेटेड रहते हैं, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते, तो इससे डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब बढ़ जाता है। और ये सब पे भी फर्क पड़ता है? इससे बिल्कुल दिमाग पे भी फर्क पड़ता है। आप एक स्ट्रेस में रहते हो पूरा टाइम, और अपना स्ट्रेस अगर रिलीव नहीं होता तो उससे स्लीप इफेक्ट होती है, और स्लीप इफेक्ट होती है तो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक विशियस साइकिल जो बनने लग गई है, ये विशियस साइकिल तोड़ने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी है कि हम बातें करें, अपनी बातें शेयर करें, अकेला ना रहें। जैसे लोग वॉक के लिए निकलते हैं तो भी प्लग लगा हुआ है, हेडफोन लगा हुआ है, तो क्या वो उनको नुकसान पहुंचाता है? देखो, अगर वॉक के लिए गए हैं, एक्सरसाइज तो हो रही है, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे। पहले लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे तो बड़े रिलैक्स रहते थे। तो वो चीजें आजकल बढ़ती जा रही है ना। और इसीलिए आजकल जो सर्वे आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, इंडिया में भी जो यंग जनरेशन है, जो बातें नहीं करते, एक दूसरे से शेयर नहीं करते पहले की तरह, उनमें ये जो साइकियाट्री प्रॉब्लम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पॉपुलेशन। एक जो रेस्टलेस स्लीप की मैं बात करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को रात में पैरों में अजीब सी बेचैनी होती है, या पैर चलाते हैं, बार बार करवट बदलते हैं, या पिलो की पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये क्या सही बात है? ये भी एक बीमारी होती है जिसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी के लक्षण जैसे कि आपने बताया कि रात में जब बेड पे जाते हैं तो पैर दर्द करते हैं, खासकर कि काफ्स, पिंडलियाँ जो होती हैं वो दर्द करती है, और वो चलने से ठीक होती है या कोई मसाज कर दे तो ठीक होती है। एंड एक अनईजीनेस की सेंसेशन रहती है, और ये एक कारण होता है इंसोम्निया का, निंद्रा का, क्योंकि वो सेंसेशन बनी रहती है तो उनको नींद प्रॉपर नहीं आती, और ये महिलाओं में बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। और इसका एक प्रमुख कारण होता है, इस बीमारी का होता है खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी। हम इसको ठीक करते हैं, इसको पहचानते हैं और इसको ठीक करते हैं तो उससे नींद बहुत इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, आयरन की कमी से भी नींद कम आती है? ज़रूर, आयरन की कमी से ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और पैर हिलाने का अर्ज बढ़ता है। मैं आजकल मैग्नीशियम का भी सुन रही हूँ कि वो ज़रूर लेना चाहिए, और सब, और खूब ऐड आ रहा है उसके, और लोग बाग बिना उसके जो है गमीज़ ले भी रहे हैं। ये गमीज़, जो नींद की गमीज़ आ रही हैं, मैग्नीशियम की आ रही है, ये सब नींद के लिए, तो ब्रेन फॉग की भी आ रही है, तो क्या ये ठीक है? तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, हमें कारण ढूंढना है। इंसोम्निया का एक कारण स्लीप एपनिया भी रहता है, एक कारण रेस्टलेस लेग सिंड्रोम रहता है, एक कारण ओल्ड एज के लिए होता है। तो ओल्ड एज में हमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है कि हम इंटरेक्शन वगैरह बढ़ाएं, उनको आइसोलेशन ना महसूस होने दे। और एक थेरेपी भी आती है जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, जिसमें साइकाइट्रिस्ट के साथ बैठ के सेशंस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के सेशंस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट या स्लीप स्पेशलिस्ट के साथ, और वो काउंसिल करता है और आपकी हैबिट्स पहचानते हैं कि क्या क्या हैबिट्स आपकी नींद को ठीक नहीं कर रही। जैसे कि शाम को चाय कॉफ़ी पीना, ये भी नींद को हैम्पर करता है। तो ये सारी हैबिट्स को वो करेक्ट करने के वेज बताता है, एंड इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। तो बॉटम लाइन यही है कि कोई भी सप्लीमेंट्स, चाहे वो मैग्नीशियम हो या पिल्स हो, उसको लंबे टाइम के लिए नहीं लेना चाहिए। एक स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखा के कारण आइडेंटिफाई करके उसे ठीक करना चाहिए। ओके। तो डॉक्टर कीर्ति, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, अभी हम लोगों ने ब्रेन और ये स्लीप और ये सब यहाँ तक पहुँचे, ये जो आप लोगों ने दोनों ने पल्मोनरी का भी जिक्र किया है, तो उसमें तो लंग्स आते हैं, तो लंग्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं स्लीप के लिए? तो लंग्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करना होता है। वो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर में CO2 बनती है, उसको हम बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ये पूरा लंग्स में डिपेंडेंट है। तो अगर स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो स्लीप एपनिया में जैसे हो जाता है, तो ये पूरा एक्सचेंज प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो धीरे धीरे जो रेस्पिरेटरी फेलियर कन्वर्ट हो जाते हैं पेशेंट, उनके अंदर ज़्यादा फेलियर के चांसेस होते हैं। अच्छा जी।
और दूसरा लंग्स की बीमारी होती है वो भी बढ़ जाती है, जैसे कि एस्थमा है। जिनके अंदर स्लीप एपनिया होता है उनके अस्थमा के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। वो दोनों बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। कफ रहता है हमेशा, कफ रहता है, उनको बार बार खांसी रहती है। और जो स्मोकिंग करते हैं, हाँ, तो स्मोकिंग से स्लीप तो डिस्टर्ब हो ही रही है, साथ में लंग्स भी। तो इन दोनों के जो कारण है वो सब जुड़े होते हैं। मोटापा अच्छा, है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग, अल्कोहल है, हाँ। ये सब स्लीप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, लंग्स भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन सबसे सब कुछ डिस्टर्ब देखिए, आप होता लोगों है। ने जो बात बताई उसमें मोस्टली बातें लोग जानते भी होंगे, पर एक डॉक्टर के मुंह से सुनने में उन्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी डॉक्टर प्रखर आखिर में, कि ये जो सारे जो हम इनके बारे में सुनते हैं, कार्टिसोल और क्या नाम है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन और ये सब चीज़ें, ये इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। तो जैसा कि मेलाटोनिन के बारे में हमने बात किया कि ये स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन है। तो ये हार्मोन रोज़ सिक्रीट होता है, एक टाइम पे ब्रेन सिक्रीट करता है जिससे नींद आ जाए, है ना। और जिनको नींद नहीं आ रही होती उनका ये हार्मोन लेट सिक्रीट होता है, बट वो मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, तो उससे मेलाटोनिन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए ही अच्छा है। दूसरा कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, ये सब वेकफुलनेस प्रमोटिंग हार्मोन है। तो ये इनका स्पाइक दिन में ज़्यादा होता है। अच्छा। ये दिन में ज़्यादा होता है और ये आपको उठाते हैं। तो एक संतुलन ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, जो ब्रेन रेगुलेट करता है। इन सारे हार्मोन्स का एक संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। वो रेगुलेशन ब्रेन से होता है। हैप्पी हार्मोन्स भी कैसी? हाँ, तो सेरोटोनिन जैसे जितनी ज़्यादा स्लीप होगी उतना अच्छा हैप्पी हार्मोन जो सेरोटोनिन सिक्रीट होगा, जो कि चॉकलेट खाने से भी सिक्रीट होता है। तो ये सब पर इन सब का एक संतुलन रहता है, तो वो संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो फिर इतना नहीं सिक्रीट होगा चॉकलेट खाने से, अगर खूब चॉकलेट खाने लग जाएंगे। तो ये बैलेंस बहुत क्रूशल है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर हार्मोन का एक टाइम होता है जब ये हार्मोन स्पाइक करता है, तो एक रिदम मेंटेन होगी, एक पर्टिकुलर शेड्यूल होगा सोने का, जागने का, तो ये हार्मोन का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ये तो अब देखिए, चलते चलते बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अभी हम आपसे और बातें कर, इसके लिए अब हमें पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे क्वेश्चन भी आधे हैं। और अब पहले बस अब आप एक सलाह जो दर्शकों को देना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्लीप इज़ नॉट जस्ट अ लग्जरी बट अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम जितना अपनी दिनचर्या पे और दिन में जो होने वाली मुश्किलों पे ध्यान देते हैं, उतना ही हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी स्लीप अच्छी है कि नहीं। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि स्लीप मेरी क्या ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो ठीक क्यों नहीं है, और इस पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आज स्लीप ठीक नहीं है तो आगे चल के सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। डॉक्टर कीर्ति, आप क्या कहना चाहेंगी? स्लीप तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ हमारा खान पान और हमारा जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप नॉर्मल रखने के लिए भी ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हम ज़्यादा ओबीज हो जाते हैं, ज़्यादा मोटापा होता है, उससे भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अगर डेली एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी स्लीप पूरी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती। तो नींद आना एक चीज़ है और नींद लंबे समय तक आना दूसरी चीज़ है। नींद आने के लिए मेलाटोनिन ज़रूरी होता है, जो कि सर्केडियन रिदम से जुड़ा होता है। और नींद कंप्लीट होना, पूरी नींद आना, जिससे सुबह जल्दी नींद ना खुले, उसके लिए हमारा एटीपी ब्रेकडाउन ज़रूरी है, जो कि एक्सरसाइज से जुड़ा है। तो जितने लोग सुबह के टाइम या दिन के टाइम एक्सरसाइज करते हैं, जितना एटीपी ब्रेकडाउन होता है उतनी ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो एक्सरसाइज भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्लीप के लिए। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कीर्ति और डॉक्टर प्रखर, हमारे ब्रिलियंट कपल। और मैंने जैसा कि सोचा था कि ये मैं सब एक ही उसमें समेट लूँगी, जो कि मैं नहीं समेट पाई। तो अब हमने एक बार फिर हम आप लोगों को बुलाना चाहेंगे। और दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न हों आप बिल्कुल निसंकोच भेजिए, मैं इन लोगों तक पहुंचा दूंगी और उसका जवाब देने आप लोग खुद आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रखर, डॉक्टर कीर्ति। और तब तक आप अपने यार दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर कीर्ति ने कहा कि हम लोग आइसोलेटेड हो गए, तो सबका ग्रुप बनाइए और पूछते रहिए एक दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी।